नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। बजट आ रहा है देश में, राज्यों में भी आएगा, लेकिन अभी नजर है देश के बजट पर। भारत सरकार, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमन, ये सब मिलकर क्या कुछ करने वाले हैं देश के युवाओं के लिए। रोजगार बढ़ेंगे, रोजगार क्रिएट किए जाएंगे, या नौकरियां सरकार डायरेक्ट रूप से देगी। किस तरह की योजना इस बजट में सरकार युवाओं के लिए लेकर आने वाली है, किस तरह की तैयारियां जो है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन कर रही है, यही समझने की कोशिश हमारे खास मेहमानों के साथ कर रहे हैं। हमारे साथ विजय कुमार बंधु जी हैं, जो कि अटेवा के अध्यक्ष हैं। साथ ही हमारे साथ जो मेहमानों का पैनल है उसमें तमाम राजनीतिक दलों के जो प्रवक्ता हैं, उनके साथ साथ हमारी हर दिन कोशिश रहती। सच्चिदानंद मिश्र हैं, जो कि प्रदेश महामंत्री हैं संविदा कर्मचारी संघ के। वेद माथुर जी हैं, जो कि आर्थिक मामलों के जानकार हैं, गहरी समझ रखते हैं, पकड़ रखते हैं। नावेश शिको जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और आलोक पांडे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विजय कुमार बंधु जी, कल हमने चर्चा की थी जिस मुद्दे पर, आज उससे एकदम अलग है। कल का मुद्दा कर्मचारियों के लिए था, और आज हम बात कर रहे हैं देश के नौजवानों की, युवा सपनों की। तो इस बजट में क्या कुछ अपेक्षित अभी तक की तैयारियों से समझ में आता है कि सरकार युवाओं के लिए करने जा रही है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका और चैनल का। आपने जो आज एक लिखा, युवा शक्ति कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा, ये बहुत ही अच्छी लाइन है और बहुत ही शानदार लाइन है, क्योंकि हमें खुशी इस बात के लिए है कि पूरी दुनिया में सबसे युवा देश भारत है। इसका मतलब हमारे पास युवाओं की बहुत बड़ी फौज है। और अगर कहते हैं कि जब आपके पास एसेट हो, आपने अगर ढंग से उनका उपयोग किया तो निश्चित रूप से समाज के लिए, देश के लिए और देश के नौजवानों के लिए बेहतर होगा। अब बजट आ रहा है, निश्चित रूप से हर आदमी आशान्वित होता है तो नौजवान भी आशान्वित होगा, क्योंकि आज जो सबसे बड़ी समस्या लोगों के सामने आ रही है, नौजवान पढ़ लिख करके बेरोजगार घूम रहा है, या उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, या रोजगार मिल रहा है तो उसकी योग्यता के अनुसार नहीं मिल पा रहा है। तो उसी में उधन बोर्ड में उसकी पूरी युवा जो हमारी एक ताकत है, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है या कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हो रही है। अगर बजट में रोजगार को लेकर के कोई प्लान माननीय वित्त मंत्री जी बनाई है, सरकार, केंद्र सरकार ने बनाया है, तो वो तो बजट पे आने के बाद ही होगा। लेकिन पूरा देश का युवा इस बजट को आशा की भरी नजरों से देख रहा है। उसके पीछे मैं कारण बता दूं, चाहे उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग हो, चाहे बिहार, चाहे मध्य प्रदेश, आप लगातार देख रहे हो तमाम लोकसभा जो मतलब लोक सेवा आयोग की जो नौकरियां होती, छोटी मोटी नौकरी बात छोड़, उन पर कभी पारदर्शिता का सवाल नहीं उठता था। आज चारों तरफ पारदर्शिता का सवाल है और हक के लिए आवाज उठाया जा रहा है, तो नौजवानों लाठियां पड़ रही है। वो नजारा अभी हम लोग ज्यादा दिन नहीं हुआ, महीने भर के अंदर तमाम जगहों पर, अभी इंदौर में प्रोटेस्ट चल रहा है। तो आप समझिए कि अगर युवाओं को, जिनको अपनी क्षमता पर, अपनी पढ़ाई पर, दम पर खड़े हुए, और एक चीज मैं जरूर मैडम कहना चाहता हूं और पूरे पैनलिस्ट में निवेदन करना चाहता हूं कि जब एक लड़का कोई रोजगार की तरफ अपनी नजर रखता है, तो सिर्फ उसके अकेले जुड़ा नहीं है, उसके माँ बाप का वो सपना होता है, उसके बहनों का, उसके परिवार का, उसके बच्चों का युवाओं को लेकर जितनी भी तैयारियां सरकार के द्वारा की जाती है, उतनी ही उम्मीदें परिवारों की जुड़ी होती है। और परिवार जब अपने बच्चे को बड़ा करते हैं, पेरेंट्स, तो बड़े बहुत बचपन से ही इस तरह की तैयारियां होती है कि बड़ा होकर उसे उन्हें अपने बच्चों को किस दिशा में ले जाना है, कौन से प्रोफेशन के लिए उनको चुनना है, कितनी उनकी पढ़ाई पर ध्यान देना है। दरअसल तो माँ बाप का पूरा जीवन ही बच्चों को समर्पित होता है। बहरहाल, इस देश में युवाओं को लेकर सरकार क्या सोच रही है, क्योंकि सरकार की जो योजनाएं हैं वो उन पेरेंट्स के सपनों को आकार साकार देने का काम करती है। इसलिए वेद माथुर जी, मुद्दा ये है कि अर्थव्यवस्था इस वक्त जहां खड़ी हुई है, वहां पर निर्मला सीतारमन जी के पिटारे से क्या कुछ निकलने की संभावनाएं भी आप देख पा रहे हैं? मीना जी, हमें इस चर्चा से पहले कुछ चीजें समझनी होगी। पहली चीज तो है कि हिंदुस्तान में रोजगार का मतलब है सरकारी नौकरी, पटवारी की, मास्टर की या एलडीसी की। तो वो ऑलरेडी उसमें सैचुरेशन सा आ गया है।
कोई भी सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, इतने बड़े बेरोजगारों के वर्ग को रोजगार प्रदान नहीं कर सकती, ये बड़ा स्पष्ट है। अब दूसरी बात आती है कि सरकार किस तरह से इन्वेस्टमेंट को बढ़ाए, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट को बढ़ाए, बड़े उद्योगपतियों को और जो स्वरोजगार करना चाहते हैं उनको कम ब्याज दर पे लोन दिलवाए। उसमें समस्या आती है कि यदि आप मुद्रा की सप्लाई बढ़ाते हैं तो उससे इन्वेस्टमेंट आता है और रोजगार बढ़ता है, लेकिन उससे मुद्रास्फीति बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है और महंगाई बढ़ती है, उससे गरीब तबका जो है उसमें सबसे ज्यादा मार पड़ती है। तो ये इसके बीच में एक संतुलन निर्मला जी को रखना है कि मनी सप्लाई इतनी रखनी है कि उससे विकास हो और नए नए कारखाने खुले, लेकिन साथ ही इतनी मनी सप्लाई ना हो जाए कि इन्फ्लेशन हो जाए। ये तो एक बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं जब भी किसी उद्योगपति से बात करता हूँ तो ज्यादातर लोग ये शिकायत करते हैं कि हमें स्किल्ड आदमी नहीं मिलते, एम्प्लॉयबल, मतलब जो लोग, जो युवा है हमारे यहाँ BA MA करके आ रहे हैं, वो किसी काम के नहीं होते हैं। वो ज्यादातर युवा ऐसे होते हैं जो पटवारी, LDC, RAS, IAS इसकी तैयारी कर रहे हैं, उसमें वो असफल हो गए तो आगे कुछ करने लायक नहीं होते। तो इस देश की जो नंबर 1 समस्या है बेरोजगारी से ही बड़ी, वो है कि स्किल्ड लेबर नहीं है। उसका परिणाम ये है कि जो हमारे निर्यात है, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उनकी क्वालिटी भी वो नहीं होती जो विदेशी जो माल अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर आता है। तो कुल मिला के निर्मला सीतारमण जी को चाहिए कि वो एक और तो भारत के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है या जो एंटरप्रेन्योर्स है उनको कम ब्याज दरों के माध्यम से प्रोत्साहित करे, और दूसरी ओर स्किल डेवलपमेंट एक राजनीतिक नारे तक ही सीमित ना रहे और वो जमीनी हकीकत उसको मिले। ये दो महत्वपूर्ण बिंदु मुझे लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत स्पष्ट आपने एक तरफ सरकार का पर्सपेक्टिव कि सरकार कितना पैसा जो है वो इस तरफ लगाए और प्रवाह कितना होना चाहिए, ये बताने की आपने कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिस पर अब हिंदुस्तान को बहुत प्राथमिकता से एग्जीक्यूशन करना चाहिए। सोचना तो शुरू कर दिया था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जब स्किल यूनिवर्सिटी, जब स्किल डिपार्टमेंट, जब स्किल को लेकर बहुत सारी बातें शुरू हुई। आज की तारीख में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं भी जो स्किल डिपार्टमेंट से मिलकर काम कर भी रही हैं और बहुत अच्छा उसका रिजल्ट भी है, लेकिन उसकी संख्या या उसका अनुपात बहुत कम है तुलनात्मक रूप से जितनी जरूरत है। और वो तभी संभव है जब सरकार की वो प्राथमिकता में आए, फोकस हो उस पर, और तमाम जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनके साथ बैठकर फिनेंस मिनिस्टर, स्किल यूनिवर्सिटी, स्किल मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर, यूथ मिनिस्टर, ये तमाम जो लोग और इनका पूरा डिपार्टमेंट एकजुट होकर, क्योंकि बहुत बहुत सारे काम ऐसे होते हैं सरकार में, खास करके केंद्र सरकार में, वैसे तो राज्यों में भी, कि बहुत सारे डिपार्टमेंट के साथ मिलकर किसी प्रोजेक्ट को सफल बनाना होता है, और उसमें है ये युवाओं का मुद्दा। तो नावेश शिको जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। एक, क्या करना चाहिए? आर्थिक स्तर पर सरकार की स्थिति को स्पष्ट किया वेद माथुर जी ने। एक, सरकार की मंशा, इस वक्त केंद्र सरकार जिस तरह से काम कर रही है, जिन मुद्दों को प्राथमिकता दे रही है, जिन विषयों को लगातार सरकार एड्रेस कर रही है, उसमें आप युवाओं को कहां पाते हैं? देखिए, सरकार की मंशा तो बहुत बेहतर दिख रही है। जिस तरीके से उनकी योजना है, जिस योजनाओं को क्रियान्वित करने जा रहे हैं, उससे ये जाहिर हो रहा है कि कम से कम इस सरकार को चिंता है, फिक्र है, क्योंकि इस देश को सबसे ज्यादा रोजगार की जरूरत है। रोजगार की कमी इस देश को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। बेरोजगारी से गरीबी भी है, खराब लॉ एंड ऑर्डर भी है, और कहीं ना कहीं युवाओं का भटकाव भी है। और सबसे बड़ा मुद्दा इस देश का बेरोजगारी है, और रोजगार मुहैया कराने की कोशिश सरकार की अगर मंशा है या इस पर काम करने जा रही है, एक कदम भी बढ़ा रही है, तो उसकी सराहना करना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है,
ये बात बिल्कुल सही है कि हर युवा एमबीबीएस नहीं कर पाएगा, आईआईटी नहीं जा पाएगा, आईएएस आईपीएस नहीं बन पाएगा, 1-2% भी उस दिशा में नहीं जा सकते। आम युवाओं को किस तरीके से अपना घर चलाने के लिए रोजगार में मदद करे सरकार, उस दिशा में सरकार को सोचना चाहिए और सरकार इस पर कुछ सोच रही है, कुछ करने जा रही है, ये पता चला है। लेकिन इस बात को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता कि स्किल्स जब होंगे, कौशल विकास बढ़ेगा, रोजगारों के हुनर डेवलप किए जाएंगे, विकसित किए जाएंगे, उन्हें कुछ सिखाया जाएगा, इस लायक बनाया जाएगा कि वो एक मामूली तनख्वाह पे ही उनको नौकरी मिल सके। इस दिशा में सरकार काम कर रही है, करना चाहती है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात जो लगातार 10 साल से कही जा रही है कि ये सरकार को आखिर सरकारी नौकरियों से क्यों एलर्जी है। ये देश और इस देश के रोजगारों का सबसे बड़ा सहारा सरकारी नौकरियां रही हैं। सरकार के जितने भी उपक्रम हैं वो आखिर घाटे पर क्यों हैं, आखिर सरकार उसमें भर्तियों के लिए क्यों आनाकानी करती है। सरकार का एक साफ जवाब है कि ज्यादातर उपक्रम नुकसान में हैं, तो सरकार फिर आखिर क्यों कर रही है। जैसे आप दूर संचार में हम की बात करें, उसमें सरकारी उपक्रम क्यों नुकसान में है और प्राइवेट क्यों सबसे ज्यादा कमाई कर रहे हैं। इस तरीके से रेलवे सेक्टर के कई हिस्से जो है प्राइवेट सेक्टर में दिए जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि निजी उद्योग गलत हैं, उनको भी बढ़ावा दीजिए, उसमें भी रोजगार के लिए युवाओं को ट्रेन करिए, उनको इंटर्नशिप देने की बात हो रही है, उनको कुछ हुनर सिखाने की बात हो रही है, ये सारी बातें सही हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं कि ये कदम गलत है, लेकिन जब सरकार नौकरी देने की मंशा की कोई बात करती है और कोई कदम उठाती है, उसके साथ वो सरकारी नौकरियों पर मौन धारण कर लेती है। और ये बात सही है कि सरकारी उपक्रम जो है वो नुकसान पे लगातार दशकों से हैं। बात सिर्फ बीजेपी और मोदी सरकार की नहीं है, इससे पहले भी है। लेकिन सवाल इस बात का है कि सरकार में ये क्षमताएं क्यों नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए जो सराहनीय कोशिश की जा रही है, इस पर कोई एतराज नहीं है। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो आखिर घाटे से बाहर निकले, कम से कम नो प्रॉफिट नो लॉस में आ जाएं, कमाई करें, उस दिशा में सरकार अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही है। सरकारी विभाग, सरकारी उपक्रम, सरकारी जो सेक्टर हैं उसको सुधारने के लिए सरकार ही तो सख्त कदम उठा सकती है। सरकार ही तो ये देख सकती है कि आखिर हजारों जो लोग किसी भी विभाग से जुड़े हैं वो उसको घाटे से बाहर क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं। यही तो कारण है कि वो सरकारी नौकरी देने से आनाकानी कर रही है कि जो विभाग घाटे पर है हम उसके ऊपर बोझा क्यों लाद दें। तो ये बड़ा विषय है। और प्रदेश महामंत्री संविदा कर्मचारी संघ हमारे साथ जुड़े हुए हैं नावेद जी, और जो बात आप कर रहे हैं, जिस तरफ आप सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, समाज जिस बात की तरफ देख रहा है, क्योंकि समाज का तो सबसे बड़ा आकर्षण ही अपने बच्चों को सरकारी नौकरी की तरफ ले जाना है। ये इतना ज्यादा है कि उसको तो एक तरफ कम करने की जरूरत है, लेकिन सरकार को जो कर्मचारियों की संख्या है वो बढ़ाने की जरूरत है। सच्चिदानंद मिश्रा जी, इस पूरे मामले पर सरकार की जो कर्मचारियों को भर्ती, सरकारी जितनी भर्तियां, जितनी वैकेंसीज पेंडिंग पड़ी है, बहुत लंबी फहरिस्त आपके पास होगी। बिल्कुल, सबसे पहले तो आपके न्यूज चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने युवाओं के लिए रोजगार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पे आज ये डिबेट आयोजित किया है। अब हम लोग मुख्य बिंदु पे आते हैं कि जैसे प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान में जिस प्रकार के रोजगार दिए जा रहे हैं युवाओं को, आप देख रही हैं कि तमाम सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग संविदा पे लोगों की नियुक्ति की जा रही है, एजेंसियों से कर्मचारी तैनात किए जा रहे हैं, रिटायर्ड लोगों को नौकरियों पे रखा जा रहा है, लेकिन युवाओं को सम्मानपूर्ण वेतन की नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। आउटसोर्सिंग में बेहद कम वेतन दिया जाता है, जिससे कर्मचारी का, युवाओं का, पूरा परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता है, वो अपना सम्मानपूर्ण जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्हीं सरकारी विभागों में तमाम रिक्त पद पड़े हुए हैं जिसपे अस्थायी भर्तियां क्यों नहीं हो रही हैं।
सरकार के पास अगर कर्मचारी नहीं होंगे, कर्मचारी ही सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाते हैं, उनका क्रियान्वयन करते हैं, विभाग कर्मचारियों से चलता है। अगर कर्मचारी ही नहीं रहेंगे तो सरकार के विभाग कैसे चलेंगे, और सरकार के विभाग अगर नहीं चलेंगे तो सरकार के मंत्री का क्या काम है, ये भी एक सोचने वाला विषय है। अगर आप जनता को अच्छी से अच्छी सुविधा मुहैया कराना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ देना चाहते हैं, तो आपका विभाग बड़ा होना चाहिए, आपके पास पर्याप्त मात्रा में मैन पावर होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी होने चाहिए। तमाम जो रेवड़ियों की तरह तमाम योजनाएं जो चल रही हैं, उसको आप बंद करके पहले अस्थायी रोजगार पे, अस्थायी नौकरियों पे बात करिए। हर घर में नौकरी होगा, कौन सा परिवार नहीं सुदृढ़ होगा, कौन सा मजबूत नहीं होगा। हम अगर आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो हम निश्चित तौर पे सरकार का सहयोग करेंगे, और जो विकास के कार्य हैं, विकास के मामले हैं, वो हम खुद ही अपना करेंगे, हर परिवार खुद ही मजबूत होगा। जी, तो नौकरियां जो इस समय सरकार दे रही हैं, स्वरोजगार, स्वतः रोजगार, ये सब कोई रोजगार नहीं है। हम सक्षम है, पान की गुमटी खोल रहा है कोई, वो रोजगार अपना अपने आप कर रहा है। समझने का मेरा, हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो अभिभावक जो अपने बच्चों को सरकारी नौकरियों में भेजना चाहते हैं, वो युवा जो सरकारी नौकरियों के लिए सालों से ट्यूशंस कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, जो कई बार फॉर्म भर चुके हैं या फॉर्म भरने की ही तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन उन्हें सरकारी नौकरियों का फॉर्म ही नहीं मिल पाता है। मेरा सवाल ये है कि सरकार की रफ्तार नौकरियां मुहैया कराने में सरकारी धीमी क्यों है, सच्चिदानंद जी? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। जितने भी रिक्त पद हैं और जो नियुक्तियां जारी, विज्ञप्ति जारी भी की जा रही है, उसके रिजल्ट आने में, उसकी नियुक्ति होने में काफी समय व्यतीत होता जा रहा है। तो सरकार को इस पे कहीं ना कहीं गंभीरता से विचार करना चाहिए। जिस विभाग में विज्ञप्ति जारी, आलोक पांडे जी हमारे वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक थे, वो नजर नहीं आ रहे मुझे। आलोक पांडे जी के पास मैं जाना चाह रही थी, क्योंकि इस पूरे पैनल में हमें एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट समझने की है कि हम शुरू कर रहे हैं अर्थव्यवस्था से, तो अर्थशास्त्री हमारे साथ वेद माथुर जी हैं, और हम पहुंच रहे हैं उसके बाद राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आलोक पांडे जी के पास। तो वो राजनीतिक पक्ष को बेहतर ढंग से समझते हैं। जैसा कि सच्चिदानंद जी ने कहा कि सरकार देर कर रही है, सरकार इसमें ढिलाई कर रही है, सरकार इस पे उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही है। वो सरकार जो बड़े बड़े वादे करके आई थी, वो सरकार जो पिछली सरकारों की इसी मुद्दे पर आलोचना करती थी, आज वो सरकार वो नौकरियां मुहैया करा नहीं पा रही है। ये विफलता जो है, इस विफलता को कम करने का प्रयास इस बजट में कितना करने की कोशिश कर सकती है सरकार, वेद माथुर जी? देखिए, मैं एक बार फिर से बात स्पष्ट करूंगा कि नौकरी का या रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन सरकारी नौकरी का मतलब यह है कि सुविधाजनक नौकरी, कि उसमें आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये ऑप्शनल है। दूसरी बात है कि यदि सरकारी कर्मचारी, चाहे वो दूरदर्शन के हों या किसी सरकारी बैंक के हों या पुरानी वाली एयर इंडिया के हों, यदि वो ईमानदारी से कार्य करते तो भारत के अंदर प्राइवेट सेक्टर विकसित नहीं हो सकता था। मैं 1 मिनट लेके आपको एक उदाहरण दूंगा। एक दिन मैं इलाहाबाद के अंदर एक सरकारी अस्पताल के अंदर गया, दिन के 12:30 बजे थे, कोई भी कर्मचारी अपनी सीट पे नहीं था, सारे लोग बाहर धूप में खड़े थे। ज्यादातर लोग 11 बजे के आसपास आए, धूप में चर्चा, परिचर्चा, जिस तरह अपन डिबेट कर रहे हैं उस तरह के डिबेट्स वहां चल रहे थे, वो 12:30 तक चल रहे थे। फिर मुझे एक डॉक्टर से मिलना था, तो मुझे बताया गया कि वो यहाँ नहीं आते, हॉस्पिटल में नहीं आते, घर पे ही काम करते हैं। तो मैं उनके घर गया तो वो YouTube के लिए गाने रिकॉर्ड कर रहे थे, बीच बीच में वो मरीज भी देख रहे थे, और वो सिंगर थे तो YouTube चैनल बना रखा उन्होंने अपना, तो वो गाने रिकॉर्ड कर रहे थे। एयर इंडिया का क्या हाल हुआ ये आपके सामने है। तो जहां जहां सरकार के बस का नहीं है कि वो उपक्रम चलाए, सवाल सिर्फ ये है कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब की आज भी अपार संभावनाएं हैं, लेकिन वहां शोषण है, इसलिए लोग नहीं जाना चाहते। अब आप देखिए, आजकल ये जो प्राइवेट डिलीवरी बॉयज होते हैं, इनका कितना शोषण है।
ब्लिंकिट के अंदर 5 मिनट में वो मोटरसाइकिल से सामान आपके घर पे पहुंचा देते हैं। 5 मिनट में पहुंचाना मुझे कई बार असंभव सा लगता है कि उसमें बिलिंग होती है, पैकिंग होती है, पर 5 से 10 मिनट में आपके घर सामान आ जाता है। लेकिन उनका कोई बीमा नहीं है, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई बीमार हो जाए, कोई कंपनी उनको 2 रुपए भी नहीं देगी। तो हम उनके कल्याण के लिए, जैसे सरकारी कर्मचारी के कल्याण के लिए 100 तरह की चीजें हैं, तो आप प्राइवेट सेक्टर में क्यों ना कराएं। आपकी ओला और उबेर का जो ड्राइवर है उसको सरकारी ड्राइवर जैसी सुविधाएं क्यों ना मिले। आप ओला और उबेर की जो सर्विस कंडीशंस है अमेरिका में, इंग्लैंड में, वो भिन्न है, इंडिया में भिन्न है। यहाँ वो शोषण करने वाली इस योजनाओं पे काम करते हैं, वहां वो वेलफेयर वाली योजनाओं पे काम करते हैं। तो हम प्राइवेट सेक्टर को अट्रैक्टिव बनाएं और प्राइवेट सेक्टर के लिए फाइनेंस इजी करें। देखिए मीना जी, मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देना चाहूंगा। पिछले कुछ समय में क्या हुआ कि रियल एस्टेट बहुत तेजी से उभरा है, लेकिन रियल एस्टेट में कुछ लोग ऐसा लोन लेके चले गए, उन्होंने चुकाया नहीं, तो बैंकों ने अब उसको नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया। इसी तरह कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, इनकी बिल्डिंग बनाने को जो लोन होता है वो नेगेटिव लिस्ट में आ गया, आपको लोन आसानी से नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इस बजट के अंदर सरकार को जो कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनसे सरकार परहेज करती है, जैसे रियल एस्टेट है या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है नई, उनको उनसे परहेज करने की जरूरत नहीं है। आप उनको लोन देंगे तो 85 तरह के लोगों को रोजगार मिलेगा। और मैं सोचता हूँ, मैं बड़ा इस मामले में क्लियर हूँ कि सिर्फ लोगों को रोजगार देने के लिए फौज में मान लीजिए 10 लाख फौजी हैं, तो 20 लाख इसलिए कर लिए जाएं कि लोगों को रोजगार देना है। कई बार मांग उठती है कि साहब में फौज में भर्तियां नहीं हो रही है, सरकार में भर्तियां नहीं हो रही है। एक बात और हम सभी को समझनी होगी कि सरकार में सारा काम मैनुअल था पहले, अब वो सारा काम कंप्यूटरीकृत हो गया है, कई तरह तरह के इक्विपमेंट्स आ गए, इसीलिए आम जनता को सुविधा है, इसीलिए भ्रष्टाचार कुछ हद तक कम हुआ है, रोजमर्रा के जो काम है सरकार के साथ गवर्नेंस इंप्रूव हुई है। तो आप यदि कंप्यूटराइजेशन होगा तो बहुत सारे आदमियों की यहाँ जरूरत नहीं है। आप देखिए पहले भी एक मैं अपनी बात इस बात से समाप्त करूंगा कि पहले क्या होता था, लोग जब ऑफिस जाते थे छतरी लेके जाते थे, तो वो क्या करते थे, जाके अपनी कोई पुरानी घड़ी और छतरी वहां रख के और गायब हो जाते थे, और शाम को आके छतरी और घड़ी लेके अपने घर चले जाते थे। तो हमें ऐसी एक व्यवस्था क्यों चाहिए। एक और अंतिम बात मैं ऐड करना चाहूंगा, मैं एक उदाहरण देके आपको बात करूंगा, जो मुझे उदाहरण में नाम नहीं लेना चाहिए, फिर भी मैं ले रहा हूँ कि लखनऊ के अंदर एक संस्थान है संजय गांधी पीजीआई मेडिकल संस्थान। वहां पे मुझे लगता है कि मैं एग्जैक्ट फिगर मुझे पता नहीं है, लेकिन मान लीजिए 500 स्थायी कर्मचारी है तो 1000 लोग संविदा पे काम करते हैं। अब उन 500 लोगों की जो प्रोडक्टिविटी है वो तो 50 लोगों के बराबर है, और जो संविदा वाला बेचारा 1/4 पैसे पे आपके यहाँ काम कर रहा है उसकी उत्पादकता ज्यादा है। ब्लिंकिट वाली जो बात कही ना आपने वेद माथुर जी, वो कंपटीशन की जबरदस्त मार जो है उसका नतीजा है। और संविदा कर्मियों की जो हालत है, वो सरकारी नौकरियों में जिस तरह का ढुलमुल रवैया कर्मचारियों का होता है, उसी से संविदा की उपज हुई कि भाई एक निश्चिंतता की जो स्थिति आ जाती है सरकारी नौकरी लेते ही, उसके बाद आप काम करें ना करें सरकारी नौकरी तो जाएगी नहीं। तो आपने 10 से 5 के सिस्टम में भी आपने काम किया कि नहीं किया। बहरहाल अभी आपने जो बात कही कि सरकार को सरकारी नौकरियां मुहैया कराने के साथ साथ कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, इस पर ध्यान ज्यादा देने की जरूरत है, दुरुस्त करने की जरूरत है। नावेश शिको जी, वेद माथुर जी आर्थिक जबरदस्त पकड़ रखते हैं, बैंकिंग सेक्टर में आप रहे हैं और आप बहुत व्यापक रूप से अर्थव्यवस्था की जो सरकार की इस वक्त की स्थिति है, देश के जो हालात हैं, आज के युवाओं की जो जरूरत है, उसको जिस तरह से उन्होंने रखा है, वाकई में हमारे समाज को भी अब इस तरह से सोचना शुरू कर देना चाहिए कि सरकारी नौकरियों की उम्मीद कम करें और जहां काम मिल रहा है वहां अपनी स्किल को हम अच्छे से दिखाएं और सरकार भी उसी दिशा में ज्यादा काम करे। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। जमाने के साथ बहुत कुछ चीजें बदल जाती हैं। अगर हम अपने स्किल्स जो है प्राइवेट सेक्टर में साबित कर सकते हैं
रोजगार वहां मुहैया हो रहे हैं, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन इससे जुड़ी हुई दो सवाल बड़े उठते हैं। एक तो प्राइवेट सेक्टर में हम अपने स्किल्स के बूते पर चलिए नौकरी पा भी लें, तो सरकार उसकी निगरानी नहीं करती है। प्राइवेट सेक्टर में स्केल्स जो है सैलरी के क्या हैं, इस पर अगर गौर किया जाए तो एक मजदूर एक ग्रेजुएट काम करने वाले प्राइवेट सेक्टर के व्यक्ति से ज्यादा कमा लेता है, और मजदूर जितनी मेहनत करता है उससे ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में ग्रेजुएट युवा उससे ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन उसका ना इंक्रीमेंट होता है, ना उसको कोई सुविधा मिलती है, ना उसका मेडिकल होता है, और जो भी नॉर्म्स है उसका पालन कतई नहीं होता है। सरकार आंख पर पट्टी बांधे रहती है और वो प्राइवेट सेक्टर को, कारपोरेट को हमेशा मदद करती है। उसकी लगाम सरकार के हाथ में है, लेकिन सरकार कर्मचारियों के साथ हो रहे शोषण के खिलाफ एक स्टेप नहीं उठाती है, पहली चीज। दूसरी बात, जो बात उठी है वो बात हमेशा होती रही है कि प्राइवेट सेक्टर हमारा सरकारी सेक्टर इसलिए कमजोर हो गया है क्योंकि दशकों से वहां पर कामचोरी होती रही है, सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता है, भ्रष्ट होता है। सबकी बात नहीं हो रही है, कुछ लोग, और यही शायद कारण है कि सरकारी महकमे बिल्कुल कमजोर हो गए हैं और इस लायक नहीं रहे कि वहां भर्तियां निकाली जाएं, इस लायक नहीं रहे कि वहां वैकेंसी बढ़ाई जाए। ये बात क्या है कि बात खत्म कर दी जाती है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि प्राइवेट सेक्टर में, कारपोरेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं वो इसी धरती के, इसी भारत के ही तो नागरिक हैं। यही तो आंखें, यही तो कान, यही तो बुद्धि है, यही तो शरीर है। वो सरकारी महकमे में आने के बाद में काम चोरी क्यों करने लगते हैं? प्राइवेट सेक्टर में काम चोरी करेगा तो ऊपर कहीं ना कहीं डंडा चलेगा, लेकिन सरकारी नौकरियों पर जब ये काम चोरी होती है कि छतरी रख के चला जाता है सुबह 10 बजे और शाम को 5 बजे वो छतरी लेके चला जाता है और नौकरी उसकी पूरी हो जाती है, तो साहब ये कमजोरी उस कर्मचारी की नहीं है, ये काम चोरी उस कर्मचारी की नहीं है, ये नालायकी सरकार की है। क्योंकि सरकार के हाथ में सरकार की सारी लगाम होती है, विभागों की लगाम होती है। अगर वहां पर काम चोरी हो रही है तो सरकार काम चोरी कर रही है, अगर वहां भ्रष्टाचार हो रहा है तो सरकार आखिर होती क्या है? सरकार तो सबसे बड़ी ताकत होती है, और सरकारी जो सेक्टर है जब उसकी लगाम वो नहीं कर पाए, हाथ में नहीं रख पाएगी, और वहां पर सारे विभाग नुकसान पे और खत्म हो रहे हैं, वैकेंसी नहीं निकल पा रही है, तो इसका जिम्मेदार वो कर्मचारी, वो बाबू, वो अधिकारी वैकेंसी नहीं निकालने का आइडिया सरकार को, ये जो कंसल्टेंट्स और जो ठेकेदारों के थ्रू जिस तरह की मैन पावर लेने का जो एक पूरा ट्रेंड शुरू हो गया है, विजय कुमार बंधु जी, ये भी एक बड़ा कारण है कि सरकार का काम तो हो रहा है, छोटी छोटी सैलरी पे अच्छी संख्या में आप एजेंट्स के थ्रू, ठेकेदारों के थ्रू ह्यूमन रिसोर्स को आपको जितना चाहिए आप उतना काम भी करा रहे हैं, तो सरकार भी सरकारी कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने में दिलचस्पी कम रख रही है और आउटपुट सरकार का काम बेहतर होता रहे, इस तरफ सरकार का ध्यान ज्यादा है। विजय कुमार बंधु जी, देखिए 2-3 पॉइंट हैं जिनको समझना जरूरी है। किसी एक विभाग को किसी एक व्यक्ति का उदाहरण दे करके अगर उसको बदनाम करने की प्रवृत्ति है, ये भी प्राइवेटाइजेशन का माइंडसेट है। और मैं आपत्ति करता हूं अपने जो पैनलिस्ट हैं, किसी एक विभाग को आप, और वो काम किसका है? बहुत अच्छी बात बोला इन्होंने, वो काम किसका है? अगर एक आदमी गड़बड़ है तो सरकार का काम है, जिम्मेदारी दिखाए। आपने छाता को उदाहरण दे दिया, आपने यही आउटसोर्सिंग के लोग बैठे हुए हैं 15-15, 16-16 घंटे, मैं लखनऊ की बात कर रहा हूँ, 108 एम्बुलेंस में 15-15, 16-16 घंटे काम कराया जाता था और तनख्वाह कितनी जाती है, उसका उदाहरण आपने नहीं दिया। तो आप माइंडसेट न सेट करिए। मैं एक जानना चाहता हूं कि 9.5 लाख पद सरकारी खाली है, क्यों खाली है भाई? बैंक में 20 आदमी का काम है, 8 आदमी काम कर रहा है, वर्कलोड बढ़ेगा, क्यों नहीं? कैसे नहीं उसका काम बेहतर होगा? बिल्कुल दबाव में रहेगा। तो आप अपनी बात, ये बात तब कह सकते थे जब आप सारे पद भर लेते, फिर आप स्वरोजगार की बात, रोजगार की बात, फलाने की बात। सरकारी पद खाली है और आप स्वरोजगार की बात करते हैं। मैं और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, एक ने गलती की तो पूरे विभाग को आप खत्म कर देंगे। एक मंत्री भ्रष्टाचार करता है, एक मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार करता है, पूरे राजनीतिक व्यवस्था को आप बंद कर देंगे क्या? जिसने गलती की है उसको दंड दीजिए, और दंड देने का काम सरकार का है।
व्यवस्था खत्म नहीं करिए। और मैं कहना चाहता हूं, अगर सरकारी विभाग फायदे में है तो बेचा क्यों जा रहा है, और अगर घाटे में है तो कौन उद्योगपति है जो घाटे का खरीदेगा, हमको बता दिया जाए, जवाब दे दिया जाए। घाटे का कौन सौदा खरीदेगा? हम रेल की बात करें, हम बिजली की बात करें, आगरा में प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया बिजली का। 4 रुपए 90 पैसे में बिजली सरकार खरीदती है, 4 रुपए 25 पैसे में उद्योगपतियों को देती है। घाटे में क्यों नहीं होगा? अब एक इंजीनियर क्या कर लेगा उसमें? एक इंजीनियर क्या कर लेगा? ये पॉलिसी मैटर है। सरकार खुद चाहती है सरकारी व्यवस्थाएं, उसके पीछे मैं आपको बता दूं कारण, आपने जिसकी तरफ इशारा किया, आउटसोर्सिंग सुविधा में एक बहुत बड़ा स्कैम है। कंपनियों को दे दो, कंपनियों से पहले वो पैसा उसील लो, फिर उसका तनख्वाह कम कर दो, उसमें भी 1000 रुपए पर मंथ दो, 1000 कर्मचारी 1000 रुपए मिल रहा है, उसका भी ये बहुत बड़ा स्कीम है। सरकारी व्यवस्था आपसे संभाल नहीं रही है, प्राइवेट में आपको उतना हक नहीं रहे, कैसे आप संभाल लेंगे? कैसे संभाल लेंगे? हमको बताइए ना। जो व्यवस्था बनी है उसको आप चुस्त दुरुस्त करिए। और 8% से ऊपर बेरोजगारी का दर है, ये किसका है? एक बार नारा लगा था ना, बहुत हो गए रोजगार की मार, अब की इनकी सरकार। कहाँ गया वो नारा, कहाँ गया? 8% बेरोजगारी दर है जी। हाँ, अगर उससे कम हुई होती तो समझ में बात आती। और आउटसोर्सिंग संविदा की बात मैं कर रहा हूं, आप मीना मैडम, मैं बता रहा हूं, एक किसी आउटसोर्सिंग संविदा के कर्मचारी से किसी दिन आप मिल लेंगे, आपको आंसू आएंगे। प्रदेश महामंत्री बैठे हुए हैं संविदा कर्मचारी महासंघ के, तो उन्हीं से पूछते हैं ये जो पीड़ा इनकी है, काम ज्यादा और काम ज्यादा, पैसा कम, सिर्फ कमीशन खोरी, इसलिए व्यवस्था दी जा रही है। ये अगर सरकारी कर्मचारी का बहुत बड़ा बाजार जो है। सच्चिदानंद मिश्रा जी, वाकई में इतनी पीड़ा के साथ जी रहा है संविदा कर्मचारी? जी निश्चित तौर पे अभी जैसे अभी वेद माथुर जी ने कहा, पीजीआई से ही हम शुरू करते हैं। पीजीआई में कर्मचारियों को आज भी 10,000 9,000 रुपए वेतन दिया जा रहा है। फोर्थ क्लास का कर्मचारी 9,000 रुपए वेतन पे कार्य कर रहा है। अब बताइए वो अपने परिवार का जीवन यापन किस प्रकार कर रहा होगा। और दूसरा मुख्य विषय, अन्य राज्यों में जो न्यूनतम वेतन है आज की डेट में, वो दिल्ली सरकार में जैसे 18,000 है, मध्य प्रदेश सरकार में 18,000 है, उत्तर प्रदेश सरकार का न्यूनतम वेतन वह आज की डेट में 10,700 रुपए है। और ये कहते हैं कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था न्यूनतम वेतन पे किया जाएगा, आउटसोर्सिंग कर्मचारी न्यूनतम वेतन पे काम करेगा। अब 10,700 रुपए आप वेतन निर्धारण करेंगे, उसमें से पीएफ ईएसआई सर्विस चार्ज की कटौती करेंगे। आज भी तमाम विभाग ऐसे हैं जिसमें कर्मचारियों के पीएफ का कुछ पता नहीं है, ईएसआई राशि का कट के कहाँ जा रही, कोई इलाज की व्यवस्था नहीं है उनकी। संस्थानों में जो बड़े संस्थान है, केजीएमसी, लोहिया, पीजीआई, कैंसर इंस्टीट्यूट में 20-25 हजार कर्मचारी कार्यरत हैं, जो पूरे प्रदेश को स्टेट रेफरल सेंटर की व्यवस्था दे रहे हैं। पूरे प्रदेश के कोने कोने से मरीज रिफर होके आ रहे हैं, कर रहे हैं, और ऐसे बड़े संस्थानों में ही ये बड़ा स्कैम चल रहा है। दूसरी चीज रोजगार का जो है, जैसे आउटसोर्स कर्मचारी जब रखा जाता है तो इसको कहा जाता है कि आप कोई परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं है, विभाग से आपका कोई मतलब नहीं। 1 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में तमाम कर्मचारियों की छटनी हो जाती है, उनको कार्य मुक्त कर दिया जाता है। फिर माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश से प्रदेश में फिर से रोजगार मेला लगता है, फिर वही कर्मचारी आते हैं, आवेदन करते हैं, फिर इंटरव्यू देते हैं, फिर सिलेक्शन होता है। गिनती क्या होता है, रोजगार मेले में 10,000 लोगों को रोजगार दिया गया, जबकि हर साल 10,000 से अधिक लोग कार्य एक तरफ कार्य मुक्त किए जा रहे हैं। दोबारा फिर वही व्यक्ति आ रहा है रोजगार में, फिर उन्हीं की काउंटिंग हो रही है। और सबसे मतलब गंभीर मामला तो यह है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी जो आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं रोजगार के, उसमें भी रोजगार मेले की नौकरियों का जिक्र किया जा रहा है। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री जिस नौकरी का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं वह रोजगार मेले की नौकरियां हैं। और रोजगार मेले में जो प्राइवेट की कंपनियों की बात की जा रही है, वही प्राइवेट कंपनियां ही तो हायर कर रही हैं। ऐसा तो है नहीं। प्राइवेट कंपनी जो आउटसोर्सिंग कंपनी है, तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, नोएडा की हैं, दिल्ली की हैं, पूरे देश में काम कर रही हैं, तो कंपनियों के थ्रू ही तो इतना कम वेतन दिया जा रहा है। और आप उसको प्रमाण पत्र बांट के केंद्र सरकार की नौकरियों में गिनती कर रहे हैं, जो कई बार बेरोजगार होके बेचारा आता है। नहीं, एजेंसियां नौकरी दे सकती, सरकार क्यों नहीं दे सकती है? क्यों नहीं दे सकती है? सरकार क्यों भाग जिम्मेदारी सबकी? क्योंकि सरकार को उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। एजेंसी अपनी मेहनत करे, एजेंसी मैन पावर को ढूंढे, उस मैन पावर में वो कितना उसका एक्सप्लॉइटेशन करे। और बहुत बड़ा शोषण और अपमानित किया जा रहा है प्रदेश के युवाओं को, अपमानित किया जा रहा है। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जो कुल मिलाकर बात समझ में आ रही है वो ये कि भारत सरकार को, देश की सरकार को, वित्त मंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को अब इस बात पर जरूर गौर करना चाहिए कि हमारे देश के युवाओं की खून की जो कमाई है उसको कमीशन खोरी में नहीं खपाया जाए। हमारे युवाओं का शोषण बंद हो, इसके लिए ठेकेदारी प्रथा को कैसे कम किया जाए और सरकार सीधे रूप से ऑनलाइन का जब जमाना है और ऑनलाइन की जरूरतों के मुताबिक, टेक्नोलॉजी की जरूरतों के मुताबिक जब ह्यूमन रिसोर्स यानी सरकारी नौकरियां वैसे भी कम कर रही है सरकार, उनकी भर्तियां नहीं बढ़ा पा रही हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में कैसे उनका शोषण कम हो। सरकार में जो संविदा पर आ रहे हैं उन्हें कैसे डायरेक्टली अपॉइंटमेंट दिया जा सके ताकि इस तरह की परेशानियों से बचा जा सके। और भी बहुत कुछ है जो युवाओं को लेकर सरकार को प्राथमिकता से युद्ध स्तर पर सोचने की जरूरत है अगर सरकार हिंदुस्तान को आगे वहां लेकर जाना चाहती है जहां की बातें अक्सर हम सुनते हैं। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।